गुड मॉर्निंग क्लास, माय नेम इज़ दीपाली गुप्ता। आज हम कर रहे हैं क्लास 8, सब्जेक्ट हमारा एसएसटी और चैप्टर चल रहा है हमारा 10। चैप्टर 9 के नोट्स मैं आपको व्हाट्सएप द्वारा भेज चुकी हूँ। आज हमारा न्यू चैप्टर है चैप्टर 10, ब्रिटिश साम्राज्य का विकास। ठीक है, ये हमारा हिस्ट्री का चैप्टर। अगर हम हिस्ट्री के अकॉर्डिंग से देखें तो ये हिस्ट्री का हमारा चैप्टर 3 है। 8, 9 में हमने हिस्ट्री के फर्स्ट और सेकंड चैप्टर पढ़ लिए हैं, लेकिन हम सीरियल वाइज चल रहे हैं। तो ये चैप्टर हमारा 10 है, जिसमें हम पढ़ेंगे ब्रिटिश साम्राज्य का विकास किस प्रकार हुआ और इस दौरान कौन कौन से युद्ध हुए और ब्रिटिश जो साम्राज्य थी उसकी स्थापना उन्होंने भारत में किस तरीके से अपनी स्थापित की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ब्रिटिश ने अपना साम्राज्य विस्तार में दक्षिण भारत में कर लिया था। इस काल के दौरान इनके हैदराबाद के निजाम, मैसूर के शासक तथा मराठों के साथ संघर्ष हुए। फिर आता है हमारा ब्रिटिश तथा मैसूर। देखिए इस वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे टीपू सुल्तान के बारे में भी। मैसूर राज्य का निर्माण विजयनगर साम्राज्य के पतन के बाद हुआ। बाद में इसमें मुगलों का स्वामित्व स्वीकार कर लिया, परंतु नादिर शाह द्वारा मुगलों की पराजय के पश्चात इसमें अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। मैसूर सेना का मुख्य सेनानायक हैदर अली था। देखिए हैदर अली कौन थे? जो टीपू सुल्तान के थे उनके फादर का नाम था हैदर अली, जो एक साधारण सैनिक से मैसूर सेना का मुख्य सेनानायक बना। और 1760 ईस्वी में मैसूर सेना के राजा की मृत्यु के पश्चात हैदर अली ने शासन की स्थापना सभी शक्तियां धारण कर ली। देखिए इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, जो हैदर अली हैं वो राजा कब बने? वो किसी राज्य परिवार से नहीं थे, वे एक मामूली सैनिक थे। लेकिन जब मैसूर के राजा की डेथ हो गई, यानी वो मृत्यु हो गई, तो उसके बाद उन्होंने उस राज्य पर अपना स्वामित्व जमा लिया। उसके शासन में मैसूर का विस्तार कृष्णा नदी तक हो गया। इसने अपने राज्य की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए सेना तथा प्रशासन में बहुत से सुधार किए। मैसूर राज्य ने 1766 ईस्वी में से 1799 ईस्वी तक ब्रिटिश से युद्ध किए, जो अगला मैसूर युद्ध के नाम से जाने जाते हैं। जैसे हमने उसमें पढ़ा था प्रथम, द्वितीय, तृतीय कर्नाटक युद्ध, इसमें भी जो अगला मैसूर युद्ध है वो भी प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ है। तो उनके बारे में हम पढ़ते हैं। प्रथम अगला मैसूर युद्ध हैदर अली तथा ब्रिटिश के मध्य 1766 ईस्वी से 1767 ईस्वी तक लड़ा गया। इस युद्ध में ब्रिटिश, मराठा और हैदराबाद के निजाम ने शक्तिशाली राज्य मैसूर पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए गठबंधन किया। देखिए मैसूर को हराने के लिए 3 जो महाशक्ति थी वो एक साथ हो गई, परंतु युद्ध में हैदर अली ने मराठों तथा निजाम को अपनी ओर कर लिया तथा ब्रिटिशों को खदेड़ दिया। अंत में निजाम ब्रिटिश के पक्ष में हो गए। युद्ध अनिर्णायक रह गया तथा ब्रिटिश व मैसूर के मध्य एक शांति संधि पर हस्ताक्षर हुए, जिसके अनुसार दोनों पक्षों ने युद्ध कैदियों को मुक्त कर दिया और तीसरे पक्ष के आक्रमण पर एक दूसरे की सहायता करने का वादा किया। देखिए ये पूछा जाता है कि प्रथम अगला मैसूर युद्ध का क्या परिणाम हुआ। तो ये जो युद्ध था इसका परिणाम क्या था? अनिर्णायक था, यानी उसमें कोई सोल्यूशन नहीं निकला था और दोनों के बीच में संधि हो गई कि अगर कोई तीसरा राज्य हम पे हमला करता है तो हम दोनों मतलब कि हम आपका साथ देंगे। अब है नेक्स्ट द्वितीय अगला मैसूर युद्ध, जो कब हुआ था हमारा 1780 से 1784 ईस्वी। शांति संधि की शर्त के अनुसार हैदर अली तथा ब्रिटिश को तीसरे पक्ष के आक्रमण पर एक दूसरे की सहायता करनी थी, परंतु जब 1771 ईस्वी में मैसूर पर मराठों द्वारा आक्रमण किया गया तब ब्रिटिश मैसूर की सहायता के लिए आगे नहीं आए, जिससे हैदर अली के मन में ब्रिटिशों के विरुद्ध करवाहट भर दी। 1780 ईस्वी में ब्रिटिशों ने निपुण मैसूर के क्षेत्र पर कब्जा करना चाहा, लेकिन हैदर अली ने उन पर हमला करके उन्हें पराजित कर दिया। इस समय भारत का गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग था, जिसने अपनी चतुराई से मैसूर को निजाम तथा मराठों के समर्थन से वंचित कर दिया और ऐसा करने से 1781 ईस्वी में हैदर अली को पराजित कर दिया। यह हार जीत का खेल इसी प्रकार जारी रहा। 1782 ईस्वी में हैदर अली की मृत्यु हो गई
इसमें कैंसर लिखा है। यहाँ पे देखिए कोई एक वर्ड हमारा दिखाई नहीं दे रहा है, ये है कैंसर से मृत्यु हो गई और उनके पुत्र टीपू सुल्तान ने इस युद्ध को जारी रखा। तो देखिए यहाँ पे हमारा आ गया, ये हमारे टीपू सुल्तान है जिसके बारे में आप पढ़ते हो, जिनकी जो तलवार है वो बहुत फेमस है। टीपू सुल्तान किसके पुत्र थे? हैदर अली के। जो मैसूर का राजा था, वो मैसूर का राजा कैसे बना? जब मैसूर के राजा की मृत्यु हो गई तो उसने अपना स्वामित्व वहाँ पे जमा लिया। अब आता है तृतीय अगला मैसूर युद्ध। ये क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि जो हमारे हैदर अली थे उनकी मृत्यु कब हुई? जब द्वितीय अगला मैसूर युद्ध चल रहा था तब हैदर अली की मृत्यु हुई थी। किसकी वजह से? कैंसर की वजह से। अब आते हैं तृतीय। टीपू सुल्तान ब्रिटिशों का घोर शत्रु था। वह ब्रिटिशों के विरुद्ध विदेशी समर्थन चाहता था। उसने उस उद्देश्य की पूर्ति हेतु फ्रांस तथा तुर्की में अपने दूत भेजे। वह चाहता था कि ब्रिटिश भारत छोड़ दे। 1786 ईस्वी से 1792 ईस्वी तक भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस था। उसने इस खतरे को महसूस किया था। मराठा व निजाम का समर्थन प्राप्त करने के पश्चात 1790 ईस्वी में ब्रिटिशों ने पुनः मैसूर पर आक्रमण किया। यह युद्ध 2 वर्षों तक चला जिसमें टीपू सुल्तान को भारी नुकसान सहना पड़ा। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप टीपू सुल्तान ने एक शांति संधि पर हस्ताक्षर किए। इस संधि में टीपू सुल्तान के क्षेत्र को एक बड़ा हिस्सा ब्रिटिशों द्वारा ले लिया गया। उसमें मुआवजे के रूप में ब्रिटिशों को 30 लाख पाउंड से अधिक राशि का भुगतान किया और अपने 2 पुत्रों को उनके पास बंधक के रूप में रख दिया। अब आता है चतुर्थ अगल मैसूर युद्ध, जो कब हुआ था? 1799 ईस्वी में। टीपू सुल्तान अपने अपमान का बदला लेने के लिए कृतसंकल्प था। उसने स्वयं अपनी खोई शक्ति व सम्मान पाने के लिए एकत्रित किए उसने अपनी राजधानी में किलेबंदी की, अपनी पैदल सेना व सेना के शक्ति को बढ़ाया तथा उसने प्रशिक्षण को सुधारा। अगला गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली था जो टीपू सुल्तान को देखिए यहाँ पे कुछ वर्ड्स है जो हमारे छिप गए हैं, को हमेशा के लिए समाप्त करना चाहता था। इसलिए उसने टीपू सुल्तान को साहक संधि स्वीकार करने को कहा। टीपू ने इस संधि को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। अतः वेलेस्ली ने उस पर तीनों ओर से आक्रमण कर दिया तथा उसकी राजधानी को घेर लिया और 4 मई सन 1799 को उस पर कब्जा कर लिया। टीपू सुल्तान एक नायक के रूप में युद्ध करता हुआ मृत्यु को प्राप्त हुआ तथा उसके पुत्रों ने ब्रिटिश के समक्ष समर्पण कर दिया। ब्रिटिश ने इस राज्य के विशाल क्षेत्र पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया तथा उनका एक भाग अपने वफादार शासक को दिया। टीपू की मृत्यु के साथ ही ब्रिटिश के लिए फ्रांसीसी लोगों का भय स्थायी रूप से समाप्त हो गया तथा भारत पर ब्रिटिशों का सर्वोच्च स्थापित हो गया। अब नेक्स्ट है ब्रिटिश तथा मराठा। मराठों ने उत्तर में 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली से युद्ध किया तथा एक अपमानजनक पराजय पाई। इसके बाद पेशवर माधवराव द्वितीय सत्ता में आए। ब्रिटिश जानते थे कि वे मराठों को पराजित करने ही भारत में अपना साम्राज्य स्थापित कर सकते हैं। इसलिए वे राघव द्वितीय को पेशवा बनाना चाहते थे। यही कारण था कि मराठा और ब्रिटिश एक दूसरे को जो मराठा और ब्रिटिश थे वो एक दूसरे के आमने सामने आए। इसके मध्य 3 युद्ध लड़े गए। जैसे मैसूर और अगला में 4 युद्ध लड़े गए, ऐसे ही अगला यानी ब्रिटिश और मराठों में भी युद्ध लड़े गए, प्रथम द्वितीय और तृतीय। उनके बारे में हम पढ़ते हैं। प्रथम अगल मराठा युद्ध जो 1775 से लेकर 82 तक चला था। प्रथम आगल मराठा युद्ध 1775 ईस्वी में उस समय प्रारंभ हुआ जब ब्रिटिशों की मराठों की शक्ति छीन करने के विचार से उन पर आक्रमण किया। विभिन्न युद्धों के विभिन्न परिणाम थे तथा युद्धों का यह 1792 ईस्वी में समाप्त हुआ। इसके पश्चात 20 वर्षों तक शांति बनी रही। फिर द्वितीय अगला युद्ध जो हमारा स्टार्ट हुआ वो हुआ 1802 ईस्वी में।
जो हमारा 1805 यानी 3 वर्ष तक चला। द्वितीय अगला मराठा युद्ध तब हुआ जब लॉर्ड वेलेस्ली भारत का गवर्नर जनरल था। ब्रिटिश मराठों को सहायक संधि स्वीकार करने के लिए मजबूर करने की कोशिश कर रहे थे, जिसके परिणाम स्वरूप द्वितीय अगल मराठा युद्ध प्रारंभ हुआ। इस युद्ध में मराठा शासक सिंधिया व भोसले पराजित हुए तथा सहायक संधि को स्वीकार करने के लिए बाध्य हो गए। उन्होंने ब्रिटिशों को एक बड़ा क्षेत्र दे दिया, जिसने उनकी प्रतिष्ठा को हिलाकर रख दिया। अब आते हैं हमारा तृतीय अगला मराठा युद्ध, जो 1870 से 1800 यानी 1 वर्ष तक चला। ब्रिटिश संपूर्ण मराठा क्षेत्र को अपने नियंत्रण में लेना चाहते थे। मराठा प्रधानों के मध्य एकता का अभाव था तथा उन्होंने उस समय का उपयोग अपनी शक्ति को सेट करने के लिए नहीं किया, जबकि दूसरी तरफ ब्रिटिशों ने बहुत से स्वदेशी शासकों का समर्थन प्राप्त कर लिया। इस प्रकार उन्होंने आधा युद्ध तो लड़े बिना ही जीत लिया। तृतीय अगल मराठा युद्ध तब प्रारंभ हुआ जब ब्रिटिश पेशवा बाजीराव ने ब्रिटिशों पर आक्रमण किया, किंतु वे खदेड़ दिए गए। इन युद्धों में मराठा पराजित हुए तथा उनका राज्य क्षेत्र ब्रिटिशों द्वारा नियंत्रित कर लिया गया। इस प्रकार मराठों का सदा के लिए अंत हो गया। अब हमें कुछ पॉइंट है, देखिए हमने मराठा युद्ध कितने थे, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। अब कुछ पॉइंट है जो मराठों के पतन के कारण बने, उन्हें पर हम पढ़ते हैं। जैसे हम मराठों के पतन के मुख्य कारण निम्न बिंदुओं द्वारा जान सकते हैं। नंबर 1 है मराठा साम्राज्य 5 मराठा प्रधानों में बटा था, जो अधिकांश एक दूसरे का सहयोग नहीं करते थे, वे अधिकतर एक दूसरे के विरुद्ध कार्य करते थे। दूसरा, मराठा प्रधान अपने स्वार्थ की पूर्ति करना चाहते थे तथा भारत को एक रूप नहीं मानते थे। इतना ही नहीं, मराठा राज्यों को भी एक नहीं मानते थे। इस कारण मूलों की शक्ति क्षीण हो जाने के बाद भी वे भारत में एकता स्थापित नहीं कर पाए। नंबर 3, मराठों का नेतृत्व अकुशल था तथा वे विभिन्न प्रयोजन से कार्य करते थे, जबकि ब्रिटिश एक संयुक्त उद्देश्य के अधीन थे। नंबर 4 है मराठा राज्य के आर्थिक विकास की ओर ध्यान नहीं देते थे। उनका राजस्व अधिकांश एक तंत्रीय व्यवस्था पर निर्भर रहता था, जैसे सरदेशमुखी तथा लूट। मराठा सैन्य तकनीकी की ओर ध्यान नहीं देते थे। फिर है ब्रिटिश सर्वोच्च कूटनीतिज्ञ थे, वे स्थिति के अनुसार कार्य करते थे। वे कुछ भी कार्य करने से पूर्व स्थिति का अनुमान लगाते थे तथा उसके अनुसार योजना बनाकर युद्ध करते थे। यह कूटनीति मराठों में विद्यमान नहीं थी। अब आता है हमारा सहायक संधि। ठीक है, क्या है सहायक संधि? एक संधि जो अभी हमने पढ़ी थी, जिसपे हस्ताक्षर करने के लिए किसने टीपू सुल्तान ने मना कर दिया था। अब हम सहायक संधि के बारे में पढ़ते हैं कि सहायक संधि थी क्या। ब्रिटिश प्रभाव को बढ़ाने तथा भारत में उसे सबसे शक्ति बनाने के लिए लॉर्ड वेलेस्ली ने एक नई संधि बनाई, जिसे सहायक संधि कहा गया। इसे भारतीय शासकों को समक्ष निम्न शर्तों के साथ प्रस्तुत किया गया। यानी सहायक संधि को जैसे कुछ 2 राज्य हो गए, उनमें एक संधि होती थी जिसमें जो अंग्रेजों का एक सैनिक था वो उनके राजमहल में या फिर उनके राजकाज में इंटरफेयर करने के लिए उस राज्य में छोड़ दिया जाता था। तो देखते हैं और भी बहुत सारी शर्तें थी जो सहायक संधि में लागू की जाती थी। जैसे नंबर 1, भारतीय शासकों को आक्रमण के लिए समय सुरक्षा प्रदान की जाएगी। वह शासक जो इस संधि में सम्मिलित हुआ उसे ब्रिटिश के अलावा किसी और सत्ताधारी के साथ किसी भी प्रकार की संधि करने की अनुमति नहीं थी। वह ब्रिटिश आदेश के बिना किसी अन्य शासक के साथ युद्ध की घोषणा नहीं कर सकता था। जिन भारतीय शासकों ने इस संधि को स्वीकार किया उन्हें अपने राज्य में अंग्रेजी सैन्य दल की नियुक्ति करनी होती थी तथा उसके रखरखाव के लिए उन्हें आर्थिक सहायता देनी होती थी या फिर उनके राज्य का कुछ क्षेत्र देना होता था। इस संधि ने ब्रिटिशों को अत्यधिक लाभ पहुंचाया, क्योंकि वे इस सेना का उपयोग अपनी इच्छा अनुसार कर सकते थे। यह सेना उन शासकों के विरुद्ध भी उपयोग की जाती थी जो इनका रखरखाव करते थे। नंबर 3, राजा के दरबार में एक ब्रिटिशवासी रखा जाता था जो राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता था। इसके साथ ही वह ब्रिटिश के अलावा किसी और यूरोपियन को अपने दरबार में नियुक्त नहीं कर सकता था। इस प्रणाली ने भारतीय शासकों को पूर्णतः ब्रिटिशों पर निर्भर बना दिया। ये चैप्टर हमारा आज हम यहीं तक करेंगे, इससे आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।